हेलो एवरीवन। राम राम, खम्मा गणेश, सत श्री अकाल। आप सभी का राउस करियर इंस्टीट्यूट देहरादून एंड जयपुर के इस ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पे तहे दिल से स्वागत है। कल के लेक्चर में हमने डिस्कस किया था, कल हमारा पहला लेक्चर था और हमने डिस्कस किया था बेसिक एनिमल हस्बेंड्री या पशुपालन विज्ञान। कल हमारा सफलता के दौर में शामिल होने का पहला लेक्चर था। आज कंटिन्यू करेंगे और आज हमारा सेकंड लेक्चर है, यानी जो सफलता की दौर है उसमें हमें भी शामिल होना है और आज इसका हमारा दूसरा दिन है। तो बड़ा मन लगा के, शिद्दत के साथ, रुचि के साथ आप पढ़ाई चालू करोगे और पूरी सीरीज है, ये फाउंडेशन सीरीज है। जब तक एनिमल हस्बेंड्री का कोर्स पूरा नहीं हो जाता आपको रेगुलर कंटिन्यू सीरीज करवाई जाएगी। बस आप बच्चे से शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और बाकी जो भी नहीं समझ में आया आपको वो कमेंट कर दीजिए। बाकी जो आज का लेक्चर है, आज का सेशन है, उसको हम स्टार्ट करते हैं। टाइम की कदर करना बड़ा जरूरी है। समय इतना बलवान है, आदमी को उठा भी सकता है और गिरा भी सकता है। तो समय के साथ पढ़ते रहिएगा, रेगुलर पढ़ते रहिए, टाइम टू टाइम अपनी स्टडी करते रहिए। जो आज पढ़ा है उसे आज ही निपटा लीजिए ताकि जो एक भारी बोझ है वो आपके सर पे ना पड़े। चलो इसी के साथ हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं और जो हमारे आज का सेशन है वो आगे के सेशन की बात करेंगे कि कल हमने बेसिक पशुपालन जो विज्ञान है, आधारभूत जो पशुपालन विज्ञान है, उसके बारे में बात की। कल हमने क्या बेसिक शब्दावली के बारे में बात की, जो जानवरों के लिए अलग अलग शब्दावली हम यूज करते हैं कि एडल्ट काऊ को क्या बोलते हैं, काऊ बोलते हैं। एडल्ट बफेलो को बफेलो बोलते हैं। जैसे एडल्ट सीप को क्या बोलते हैं, ईव या डेम बोलते हैं। एडल्ट मेल ऑफ सीप को क्या बोलते हैं, रेम बोलते हैं। और ये क्वेश्चन आपके कब आया था, नाबार्ड के अंदर, कि जो आपकी भेड़ का वयस्क नर है उसको क्या बोलते हैं, रेम बोलते हैं, और वयस्क मादा को ईव बोलते हैं। वैसे जो आपकी गोट है, बकरी है, उसके जो वयस्क जो नर है, वयस्क नर को जो पूर्ण विकसित या वयस्क नर है उसको क्या बक बोलते हैं, और जो पूर्ण विकसित मादा है उसको क्या डोई बोलते हैं। जो आपका केटल का मीट होगा, जो आपका केटल मीट है उसको क्या बीफ बोलते हैं, और जो केटल के बछड़े का, जो गाय के बछड़े का मांस है उसको क्या व्हील बोलते हैं, क्या व्हील। भैंस के आपके मीट को क्या बफन बोलते हैं, क्या बफन। जो भैंस का मांस है उसको क्या बफन बोलेंगे, और जो आपके भेड़ का मांस है, भेड़ के मांस को क्या मटन बोलेंगे। और मटन अपने आप में बड़ा प्रचलित मांस है। जब भी बड़ी बड़ी पार्टियां आपने देखी होंगी, शादी पार्टियां, उसमें आपको मटन जरूर मिलेगा। अगर कोई बच्चा नॉन वेजिटेरियन है तो वो कमेंट करके जरूर बताएगा कि उसको मटन कैसा लगता है, क्योंकि हम क्या है वेजिटेरियन है और हमें इन चीजों का मालूम नहीं है। बस हमें यह मालूम है कि जो भेड़ का मांस है हम उसे मटन के नाम से पुकारते हैं। अगर हमें दुकान पे भेड़ का मांस चाहिए तो हम क्या कहेंगे, भैया मटन दे दीजिए। बकरी के मांस को क्या चेवण बोलते हैं, और सुअर के मांस को क्या पोर्क। और मुर्गी के मांस को आप सभी लोग जानते हैं, आम बात है क्या चिकन। चिकन आपका किसका मांस है, मुर्गी का मांस, या जो पोल्ट्री मीट है उसको क्या बोलते हैं, हमें चिकन बोलते हैं। फिर हमने बॉडी टेम्परेचर के बारे में, पल्स रेट के बारे में, नाड़ी गति के बारे में बात की, यानी श्वसन दर के बारे में भी बात की। बॉडी टेम्परेचर मैंने आपको बताया कि बस डिग्री सेल्सियस में याद कीजिएगा। डिग्री फ़ारेनहाइट का फॉर्मूला आपको मैं दे देता हूं, और मैंने कल आपको फॉर्मूला दिया, और मैंने फॉर्मूला में आपको कन्वर्जन बताया, यानी मैंने आपको रूपांतरण बताया कि किस तरीके से डिग्री सेल्सियस से डिग्री फ़ारेनहाइट निकालेंगे और कैसे डिग्री फ़ारेनहाइट से डिग्री सेल्सियस निकालेंगे। क्लियर है आपका? अगर किसी का नहीं भी क्लियर है तो भी कमेंट में पूछ लेगा। अगर कोई इंडिविजुअल या व्यक्तिगत पर्सन होगा उसको भी मैं इसका आंसर करूंगा, क्योंकि आप सभी का अधिकार है ज्ञान प्राप्ति का, तो आप ज्ञान प्राप्त करते रहिए। फिर हमने क्या नाड़ी गति की बात की थी, और नाड़ी गति मैंने क्या किया, कहा था कि धमनियों द्वारा मापते हैं। क्या पशुओं की नाड़ी गति धमनियों द्वारा मापते हैं। गाय और भैंस में कोक्सीजियल नाड़ी द्वारा या क्या कोक्सीजियल धमनी द्वारा नाड़ी गति मापते हैं। वहीं आपके क्या गधे, घोड़े, खच्चर, इनके अंदर जो नाड़ी गति है वो किससे, मैक्सिलरी धमनी से मापते हैं। किससे, मैक्सिलरी धमनी से। और जो आपका भेड़, बकरी और जो छोटा सुअर है उसमें नाड़ी गति कौन सी, फेमोरल धमनी। किससे, फेमोरल धमनी या फेमोरल आर्टरी से मापते हैं। ये हमारे कल के लेक्चर की बात हुई। श्वसन दर किससे, मजल से। श्वसन दर किससे, जो आपकी नाल मुख है, नाल मुख या जो आपकी क्या है मजल है, इस मजल के ऊपर हाथ रख के, 2 उंगली रख के भी आप क्या श्वसन दर का पता लगा सकते हो।
ये हमने एक ब्रीफ के अंदर, संक्षिप्त के अंदर हमने रिवीजन कर लिया कल के लेक्चर का। हर दिन हम 5-5 मिनट क्या कल के लेक्चर का रिवीजन करते जाएंगे। इससे हमारे दिमाग में जो कड़ी है वो जुड़ती रहेगी और एक श्रृंखला बनती जाएगी। इससे हमारे दिमाग में जो सारी चीजें हैं वो एक क्रमानुसार बैठती रहेगी। तो चलो चर्चा करते हैं आज के लेक्चर की, कि आज के लेक्चर में हमें क्या डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले किसके बारे में? गर्भधारण अवधि के बारे में। गर्भधारण अवधि यानी गेस्टेशन पीरियड, क्या गेस्टेशन पीरियड के बारे में बात करें। गर्भधारण अवधि या गेस्टेशन पीरियड, इसका क्या मतलब है? जब आपकी कोई भी एडल्ट फीमेल यानी कोई भी आपकी वयस्क मादा, चाहे गाय हो, चाहे भैंस हो, चाहे बकरी हो, चाहे भेड़ हो, चाहे आपका कोई भी हो, चाहे कैमल हो, चाहे कैमल फीमेल हो, इनके अंदर क्या जब ये गर्भ धारण कर लेती है, क्या जब गर्भ धारण कर लेती है, किसके जरिए? मैथुन क्रिया के जरिए। जब हम जानवरों में क्या मैथुन क्रिया करवाते हैं और वो मैथुन क्रिया क्या सक्सेस हो जाती है, यानी जानवर प्रेगनेंसी गेन कर लेता है, यानी गर्भ धारण कर लेता है। गर्भ धारण से लेके जब बच्चे को क्या देगा, बच्चे को जन्म देगा, यानी जो प्रसव क्रिया होगी, उस प्रसव क्रिया तक का जो टाइम है उसको क्या बोलते हैं? गर्भ धारण अवधि। यानी इस टाइम के बीच में, यानी मैथुन क्रिया से लेके प्रसव क्रिया के बीच के टाइम को क्या, मैथुन क्रिया से लेके प्रसव क्रिया के जो बीच का समय है, इसी को क्या कहते हैं? गर्भधारण अवधि। यानी इस पीरियड के दौरान आपका जो भ्रूण है वो क्या करेगा? विकास करेगा। क्या करेगा? आपका जो भ्रूण है वो विकास करेगा। और आखिरी में जाके आपका क्या होगा? जब टाइम पीरियड पूरा होगा, गेस्टेशन पीरियड पूरा होगा, तो जो प्रसव क्रिया है उस प्रसव क्रिया के माध्यम से क्या जो भी आपकी वयस्क मादा है वो क्या देगी? एक बच्चे को जन्म देगी। और ये क्या है? आपका गर्भधारण अवधि। गर्भधारण और जन्म के बीच का समय जिसके दौरान गर्भाशय में भ्रूण का विकास होता है उसे क्या कहते हैं? गर्भधारण अवधि कहलाती है। याद रहेगा कि जब हमने मैथुन क्रिया करवाई, मैथुन क्रिया में क्या कर लिया इसने? गर्भ धारण कर लिया, यानी क्या प्रेगनेंसी गेन कर ली। अब जो प्रेगनेंसी गेन करी है, इस प्रेगनेंसी के बाद अब कितना समय लेगा एक बच्चे को जन्म देने में, ये बीच का समय क्या है? आपकी गर्भ धारण अवधि या गेस्टेशन पीरियड है। याद रहेगा बच्चे। आप एक सिंपल सी डेफिनेशन भी लिख सकते हो, क्या कि गर्भधारण क्या गर्भधारण या मैथुन क्रिया से प्रसव क्रिया के बीच का जो समय है वो क्या कहलाता है? गर्भधारण अवधि कहलाता है। या क्या कह सकते हो आप? गर्भधारण और जन्म के बीच का समय जिसके दौरान गर्भाशय में भ्रूण का विकास होता है, गर्भधारण अवधि कहलाती है। अब ये आपके अलग अलग जानवरों के अंदर अलग अलग गर्भधारण अवधि होगी। यानी किसी में जो बच्चे का जन्म 9 महीने में होगा, किसी में बच्चे का जन्म 6 महीने में होगा, और किसी में बच्चे का जन्म आपका 5 महीने में होगा, किसी में 4 महीने में होगा, किसी में 3 महीने में होगा, किसी में 1 साल में होगा, 1.5 साल में होगा। ये क्या है? ये आपका समय है, अलग अलग है। ये आपकी जो एनिमल स्पीसीज है, जो पशु प्रजाति है, उस पर आधारित है। अब हम बात कर लेते हैं एक एक करके। सबसे पहले किसकी? केटल या गाय की बात करते हैं। किसकी? केटल या गाय की बात करते हैं। और किसके अंदर बात करेंगे? दिनों में बात करेंगे, महीनों में बात नहीं करेंगे। किसके अंदर? दिनों में। जो आपकी गाय है, गाय की जो गर्भधारण अवधि होगी वो कितनी होगी? आपकी 282 डेज, यानी 282 दिन। कितना? जो आपका गाय है, ये गाय कितना टाइम लेगा? आपका 282 दिन लेगा। यानी गाय की आपने आज मैथुन क्रिया करवाई, यानी गाय ने गर्भ धारण कर लिया। अब आपका जो बच्चे को जो गाय जन्म देगा वो कितने दिन बाद? 282 दिन बाद देगा, यानी लगभग 9 महीने का। यानी जो मानव जाति है, मानव जाति के अंदर भी कितना? 9 महीने का समय लगता है बच्चे को जन्म लेने में, और गाय के अंदर भी कितना? 9 महीने का समय लगता है, यानी 282 दिन। याद रहेगा आपको 282 दिन। 282 हो सकता है, 285 हो सकता है, ज्यादा घबराना नहीं। आपको जो रेंज दी जाएगी उसमें क्या ड्यूरेशन होगा? अगर 282 दिया गया है तो 292 दिया जाएगा, 272 दिया जाएगा, या 300 दिया जाएगा। आंसर क्या होगा? 282 दिन। गाय में जो गर्भधारण अवधि होगी कितने दिन की? 282 दिन की। अब किसकी? भैंस या बफेलो की बात करते हैं। और भैंस या बफेलो के अंदर कितना? 310 दिन। भैंस या बफेलो के अंदर जो गेस्टेशन पीरियड या जो गर्भधारण अवधि होगी, कौन सी गर्भधारण अवधि होगी? वो कितने? 310 दिन की होगी। लगभग कितना? 10 महीने का समय लगता है भैंस को बच्चे को जन्म देने में।
रेंज क्या है आपकी 307 से 310 दिन, इसी के भीतर आपको पूछा जाएगा कितना 307 से 310 दिन। सबसे ज्यादा कौन सी भैंस का महसाना, जो महसाना भैंस की क्या है नस्ल है, महसाना नस्ल जो भैंस की है उसमें कितना होगा, सबसे ज्यादा होता है 315 दिन के आसपास। बाकी एवरेज क्या है आपका 310 दिन, यानी आपको 307 दिखे, 308 दिखे, 310 दिखे, घबराना नहीं है, चिंतित नहीं होना है, आपको आंसर आराम से करना है, सहज ज्ञान के साथ आपको आंसर करना है। आगे किसकी बात करते हैं, बकरी। बकरी का जो आपका कितना होगा, जो गेस्टेशन पीरियड या गर्भधारण अवधि होगी वो कितनी 150 या 151 दिन होगी। कितनी बच्चे 150 से 155 दिन। एवरेज क्या है आपका 150 दिन। देखो कंफ्यूज मत होना, भेड़ और बकरी, भेड़ में 2 दिन कम होगा किसके तुलना में, बकरी के तुलना में। कभी भी आपके भेड़ की गर्भधारण अवधि ज्यादा नहीं होगी किसकी तुलना में, बकरी की तुलना में। बकरी की जो गर्भधारण अवधि है वो भेड़ की तुलना में 2 दिन ज्यादा होगी, यानी बकरी की 150 होगी और भेड़ की कितनी होगी 148 दिन होगी। जो आपकी सीप या जो आपकी भेड़ है, इस भेड़ का आपका कितना होगा 148 दिन होगा। वहीं जो आपका बकरी है, बकरी का कितना होगा 150 दिन होगा। और जो आपकी बफेलो है, इस बफेलो का कितना होगा आपका 310 दिन, और काऊ का आपका कितना है 282 दिन। याद रहेगा बच्चे। जिस किसी बच्चे को जो कोई कंफ्यूजन हो प्लीज आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा, बाकी आप शेयर कर दीजिएगा। जितने भी एग्रीकल्चर सर्कल के जो आपके दोस्त है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, प्लीज आप उनको शेयर कर दीजिएगा। बाकी हम रेगुलर पढ़ाई पे ध्यान देते हैं, बीच बीच में ये चीजें बोल के ना मुझे डिस्टर्ब होना ना आपको डिस्टर्ब होना। आप आइए इधर, ध्यान दीजिए, आप अपने अकॉर्डिंग देखते रहिए। किसकी बात करते हैं, ऊंट की या केमल की बात करते हैं। किसकी, ऊंट या केमल। आप जो कोई अगर बच्चा राजस्थान और गुजरात का बच्चा है तो वो अवश्य ऊंट को आराम से देखा है, अच्छे से देखा है, और ऊंट के बारे में अच्छा खासा ज्ञान भी रखता है। जो आपका ऊंट की गर्भधारण अवधि होगी, जो गर्भकाल होगा वो कितने दिनों का होगा, 390 से 410 दिन का। कितना, 390 से 410 दिन का। जब भी आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाए, आपसे 391 दिया जाए, 392, 398 आपको दिया जाए, तो आपका आंसर क्या होगा, वही होगा 390 से लेकर जो 410 के बीच में जो भी आंसर है वो आपके क्या होगी, ऊंट की गर्भधारण अवधि या ऊंट का क्या होगा, गर्भकाल होगा। याद रहेगा आपको। 390 या 392 अगर आपको ऑप्शन दिया जाए और अगर आपको 408 410 भी दिया जाए तो आपको 392 फॉलो करना है, 408 फॉलो नहीं करना है, यह भी मैं आपको बता देता हूं। तो ऊंट की जो गर्भधारण अवधि है, फिलहाल हमने जितनी गर्भधारण अवधि देखी उसमें सबसे ज्यादा किसकी, ऊंट की देखी। और जो ऊंट है उसकी गर्भधारण अवधि कितनी होगी, 390 से 410 दिन की होगी। कितनी, 390 से 410 दिन की होगी। आगे किसकी बात करते हैं, सुअर की। जो आपका पिग या स्वाइन की बात करते हैं। किसकी बच्चे, पिग या स्वाइन की बात करते हैं। पिग कह दो या स्वाइन कह दो, सुअर कह दो या सुकर कह दो। इसका जो गर्भधारण अवधि, जो गर्भकाल होगा या जो गर्भधारण अवधि होगी वो कितनी होगी आपकी, 114 दिन। गर्भकाल अवधि कितनी होगी, 114 दिन की होगी। किसकी, सुअर की। लास्ट हमारा कौन सा बचा, चिकन या मुर्गी की बात करेंगे, यानी पोल्ट्री की बात करेंगे। और मुर्गियों के अंदर जो क्या, जो गर्भकाल अवधि होगी वो गर्भकाल अवधि कितने दिन की होगी, 21 दिन की होगी बच्चे, 21 दिन की। इसके अंदर आपको एक कंफ्यूजन होगा कि जो 21 दिन का समय है वो मुर्गी से अंडा निकलने का है या आपका अंडा से चूजा निकलने का है। तो मैं आपको बता देता हूं, जब मुर्गी से अंडा निकल गया, जब क्या मुर्गी ने अंडा दे दिया, अब इस अंडे से चूजा निकलने में जो टाइम लगेगा उसको हम किसके अंदर कंसीडर करते हैं, किसके अंदर मानते हैं, गर्भकाल के अंदर या गर्भधारण अवधि के अंदर गिनते हैं। तो कितना समय लगता है, 21 दिन का समय लगता है। आपके चूजे को अंडे से निकलने में कितना दिन का समय लगता है, 21 दिन का समय लगता है। तो मुर्गी की जो गर्भकाल अवधि होगी, जो गेस्टेशन पीरियड होगा वो कितने दिन का होगा बच्चे, 21 दिन का होगा। अब किसी को कोई कंफ्यूजन है तो मुझे बता दीजिए। जिस किसी बच्चे को जो कोई कंफ्यूजन है वो मुझे बता दीजिए। क्या कि आपका गाय का 282 दिन, भैंस का 310 दिन, गोट का 150 दिन, सीप का 148 दिन, कैमल का 390 से 410 दिन, सुअर का 114 दिन और मुर्गी का 21 दिन। ये क्या है, ये आपके जो विभिन्न प्रजातियां हैं उनका गेस्टेशन पीरियड है।
देख लीजिए आप एक बार, जिसको लिखना है लिख लीजिए अपनी नोटबुक में। चलो आगे चलते हैं। आगे हमारा क्या है, आगे का क्या है बच्चे इसमें। चलो बच्चों आगे की बात करते हैं। आगे क्या है, आगे किसकी, प्रजनन चक्कर की विशेषताएं। किसकी, जो आपका कौन सा जो एस्ट्रस साइकिल है, कौन सा साइकिल है बच्चा, एस्ट्रस साइकिल है। जो मधकाल चक्कर है, उस मधकाल चक्कर की बात करेंगे किसके अंदर, जानवरों के अंदर। यानी जो आपका मधकाल चक्कर या जो प्रजनन चक्कर है उसकी बात करेंगे, उसकी विभिन्न विशेषताओं की बात करेंगे। जानवर में क्या, जो मधकाल चक्कर की अवस्था की बात करेंगे कि कब से जो आपकी जो फीमेल है, मादा है, उसमें जो मधकाल चक्कर या जो प्रजनन चक्कर है उसका आरंभ वर्ष क्या होगा, या उसका जो आरंभ होने का टाइम क्या होगा, जो उसका शुरुआती पीरियड है वो क्या होगा। दूसरा क्या, जो आपकी मधकाल अवधि है, जो मधकाल चक्कर की लंबाई है उसकी बात करेंगे, यानी कितने दिन पे आपका मधकाल चक्कर क्या होगा, रिपीट होगा। किसकी बात कर रहा हूं मैं, कि कितने दिन पे आपका मधकाल चक्कर रिपीट होगा, हम उसकी बात करेंगे। आगे किसकी बात करेंगे, तापकाल की अवधि। तापकाल से मेरा मतलब किससे बेटा, हीटिंग हीटिंग पीरियड। यानी जो आपका एनिमल क्या, कि जब हीट पीरियड में आता है या तापकाल अवधि में आता है तो हमारे पास कितने समय का टाइम होता है कि जिसके अंतर्गत हम उसकी मैथुन क्रिया करवा सकते हैं या उसमें जो सीमन है उसको इंजेक्ट कर सकते हैं, वही क्या है आपकी तापकाल अवधि है। यानी उस पीरियड की बात करेंगे जिस पीरियड के दौरान हमें मैथुन क्रिया करवानी चाहिए या हमें सीमन का इंजेक्शन देना चाहिए, वही क्या है हमारी तपकाल अवधि है। वो आपका क्या है, मोस्ट इफेक्टिव टाइम होता है जिसमें आपके प्रेगनेंसी गेन करने के चांस सबसे ज्यादा होते हैं, यानी गर्भ धारण करने के चांस सबसे ज्यादा होते हैं। वो क्या है आपका तापकाल अवधि। यानी जिस समय में गर्भ धारण करने के चांस जानवर के ज्यादा होते हैं वो क्या कहलाता है, वो आपका तापकाल अवधि कहलाता है या हीटिंग पीरियड कहलाता है। देखिए आप, जानवर जानवर में क्या, सबसे पहले गाय की बात करेंगे। और गाय में जो यौवन अवस्था की आयु की बात करूं, जो गाय है उसमें यौवन अवस्था की आयु क्या है, यानी उसमें जो आपकी क्या है कि आपके जो जानवर में इसके बाद क्या होगा, जो मध चक्कर है, जो प्रजनन चक्कर है वो आना शुरू हो जाएगा। वो कौन सी एज है, वो आपकी यौवन अवस्था एज है। इसके बाद आपका जानवर क्या, यानी क्या फर्टाइल यानी सेक्सुअली मेच्योर जानवर होगा, क्या सेक्सुअली मेच्योर होगा आपका, कि जो आपका जानवर है वो सेक्सुअली रूप से क्या हो जाएगा, मेच्योर हो जाएगा, परिपक्व हो जाएगा। अब आपके जानवर में मध चक्कर आना स्टार्ट हो जाएगा, प्रजनन चक्कर आना स्टार्ट हो जाएगा। यानी अब आपका जानवर क्या मैथुन क्रिया कर सकता है, और मैथुन क्रिया करने के बाद में क्या गर्भ धारण कर सकता है, और गर्भ धारण करके क्या कर सकता है, बच्चे को जन्म दे सकता है। तो किसकी बात करेंगे, सबसे पहले यौवन अवस्था की बात करेंगे। तो जो आपकी गाय है, गाय के अंदर जो यौवन अवस्था का टाइम है वो कितना, 24 से 30 महीने का। कि जो आपकी गाय है, इस गाय के अंदर यौवन अवस्था का टाइम क्या है, 24 से 30 महीने का। बट आपको मोस्टली क्या मिलेगा बच्चे, आपको 18 से 24 मंथ का। क्योंकि जो अगर क्रॉस ब्रीड या एक्जोटिक ब्रीड्स की बात करें, कौन सी क्रॉस ब्रीड, कौन सी संकर नस्लें, क्या संकर नस्लें, जिनको क्या दो नस्लों के संकरण से तैयार किया गया हो, जिनको दो नस्लों में संकरण करवा के तैयार किया गया हो, उन नस्लों को क्या कहते हैं, संकर नस्लें। एक्जोटिक, एक्जोटिक कौन सी,
विदेशी नस्लों की बात कर रहा हूं जिनका ओरिजिन या जिनका उद्गम स्थल क्या है हमारे देश से बाहर या हमारी कंट्री से बाहर, यानी कोई दूसरा देश क्या है उनका उद्गम स्थल है वो क्या है एक्जोटिक। उनमें क्या जल्दी सेक्सुअली मेच्योरिटी आती है, यानी सेक्सुअली रूप से जल्दी परिपक्व होती है। तो जो आपकी उसकी एज होगी वो कितनी होगी, 18 से 24 महीने की एज में। आप ये मान लीजिए कितना, आप 18 से 24 महीने की एज कर लीजिए, कितना बच्चे 18 से 24 महीने की एज के अंदर आपका क्या हो जाएगा, जो गाय है वो आपका परिपक्व हो जाएगा, सेक्सुअली मेच्योर हो जाएगा, यानी यौवन अवस्था आ जाएगी गाय की कितनी एज के अंदर, 18 से 24 महीने की उम्र। आगे किसकी बात करते हैं, भैंस या बफेलो की बात करते हैं। और बफेलो के अंदर क्या होगा, बफेलो के अंदर जो यौवन अवस्था आएगी वो कितनी एज में आएगी, 28 से 30 महीने की एज में आएगी, कितनी 28 से 30 महीने की एज। कहीं आपने 30 से 42 महीने भी पढ़ा होगा, बट क्या है कि धीरे धीरे हमने क्या इतने क्रॉस ब्रीड तैयार कर ली, एडवांस टेक्नोलॉजी, धीरे धीरे कहीं ना कहीं चेंजेस आए और अब क्या जो आपका जानवर है, आपकी जो भैंस है वो 28 से 30 महीने की एज में क्या प्रेगनेंसी गेन कर लेती है या गर्भ धारण कर लेती है। तो कितनी एज, 28 से 30 मंथ, यानी 28 से 30 मंथ की एज में क्या आपकी भैंस गर्भ धारण कर सकती है, यानी यौवन अवस्था में आ जाएगी, यानी मध्य चक्कर स्टार्ट हो जाएगा। याद रहेगा। बकरी, बकरी में कितना, 8 से 10 महीने। जो आपकी बकरी है, बकरी के अंदर जो यौवन अवस्था का समय क्या होगा, 8 से 10 महीने, यानी आपकी जो 8 से 10 महीने की बकरी है तो वो भी क्या है, गर्भ धारण करने में कैपेबल है, गर्भ धारण के योग्य है। वही भेड़ की बात करें तो भेड़ में कितना, 9 से 14 महीने, यानी 9 to 14 मंथ की रिक्वायरमेंट होती है किसमें, यौवन अवस्था में आने के लिए। किसमें, यौवन अवस्था में आने के लिए कितना, 9 से 14 महीने की। कितने महीनों की, 9 से 14 महीनों की। केमल, जो आपका ऊंट है, ऊंट को कितना, 3 से 4 साल लगता है यौवन अवस्था में आने में। कितना साल, 3 से 4 साल लगता है किसको, केमल फीमेल को, यानी कितने महीने, 36 से 48 महीने का समय लगता है किसमें आने के लिए, यौवन अवस्था में आने के लिए। सुअर, सुअर को आपका कितना, जितना बकरी को लगता है 8 से 10 महीने उतने ही आपको सुअर का लगता है, यानी आपका सुअर भी 8 से 10 महीने की एज में किसमें प्रवेश कर जाता है, यौवन अवस्था में प्रवेश कर जाता है। किसके अंदर, यौवन अवस्था के अंदर। अब बात करते हैं किसकी, चक्कर की लंबाई, यानी जो आपका एस्ट्रस साइकिल है, जो प्रजनन चक्कर है, मध्य चक्कर है, उसकी लंबाई क्या है, यानी कितने दिन बाद रिपीट होगा। तो मैं आपको बता देता हूं, क्या जो गाय और भैंस है इनमें कितने दिन पे, 21 दिन पे रिपीट होगा। कितने, 21 दिन पे। यानी आज आपका क्या, अगर आपके किसी भी गाय या भैंस के अंदर क्या आज आपका मध्य चक्कर आया, यानी आज आपका क्या आया, हीटिंग पीरियड आया, यानी आपकी जो तापकाल है वो आज क्या स्टार्ट होता है, आज आपका तापकाल आता है, यानी हीटिंग पीरियड आता है किसी भी कैटल या बफेलो के अंदर। अब ये हीटिंग पीरियड अगर इस बार हमने गर्भ धारण नहीं करवाया, मैथुन क्रिया नहीं करवाई, या हमने मैथुन क्रिया करवा दी पर क्या रहा, प्रेगनेंसी गेन करने में, गर्भ धारण करने में हमारा जानवर क्या रहा, विफल रहा। क्या रहा बच्चे, विफल रहा, प्रेगनेंसी गेन नहीं कर पाया, गर्भ धारण नहीं कर पाया किसी कारणवश। तो अब यह समय लौट के कब आएगा, ये हीटिंग पीरियड, ये या तापकाल जो है ये कब लौट के आएगा, ये फिर से 21 दिन बाद लौट के आएगा। यानी गांवों के जितने बच्चे हैं सबने देखा होगा कि हमारा कोई भी जानवर आज किस में आया, आज हीटिंग पीरियड में आया और हमने या तो डॉक्टर को बुला के सिमन इंजेक्ट करवा दिया, या हमारा जो लोकल बुल है, लोकल बुल या जो भैंसा है उसके साथ हमने क्या करवा दी, मैथुन क्रिया करवा दी। अब अगर क्या है, हमारा गाय ने अगर गर्भ धारण कर लिया तो 3-4 दिन बाद में क्या एक आपका म्यूकस प्रोड्यूस करेगी, उससे हम क्या पता लेंगे, लिक्योर या म्यूकस प्रोड्यूस करेगी, जिससे हम थोड़ा आइडिया लगा सकते हैं कि हमारी गाय ने गर्भ धारण कर लिया। अगर नहीं भी प्रोड्यूस करती है तो हम वेट करेंगे अगले 21 दिन का। अगर अगले 21 दिन पे फिर से क्या, अगर तापकाल अवधि में नहीं आती है, हीटिंग पीरियड में नहीं आती है, तो इसका मतलब क्या है, हमारी गाय ने पिछला गर्भ धारण कर लिया। जब पिछली बार तापकाल अवधि आई, जब हीटिंग पीरियड आया, तो तब हमारी गाय ने क्या कर लिया, गर्भ धारण कर लिया। और अगर नहीं गर्भ धारण किया होगा तो फिर से क्या आएगी, तापकाल अवधि आएगी, फिर से आपका मध्य चक्कर रिपीट होगा। तो हर 21 दिन पे आप क्या कर सकते हो, मैथुन क्रिया करवा सकते हो या सीमन इंजेक्ट करवा सकते हो। और बाकी अगर आपकी जो गाय की नस्लें हैं उनमें कुछ नस्लों में ऐसा भी है कि वो हर 21 दिन पे रिपीट नहीं करती। कई बार क्या किसी अपने जो भी डिजीज की वजह से या अपने जो शारीरिक
कुछ कारणों की वजह से क्या करती है, स्किप कर देती है, जो आपका मध्य चक्कर है उसको स्किप कर देती है, और कभी एक छोड़ के, कभी दो छोड़ के, कभी तीन छोड़ के बाद में मध्य चक्कर रिपीट होता है। बट जो आमतौर पे आपका क्या टाइम है, 21 दिन, यानी जो आपका एस्ट्रस साइकिल है वो गाय में 21 दिन पे रिपीट होगा, भैंस में 21 दिन पे रिपीट होगा, और जो आपकी गोट है, बकरी है, उसमें कितने दिन पे रिपीट होगा, 18 से 21 दिन पे, यानी एवरेज कितना, 20 दिन पे रिपीट होगा। कितने दिन पे, 20 दिन पे रिपीट होगा। किसके अंदर, बकरी के अंदर। भेड़ के अंदर जो आपकी सीफ है, इस भेड़ के अंदर एग्जैक्टली कितने, 16 दिन के ऊपर एवरेज रिपीट होगा। बाकी इसकी रेंज क्या है, 15 से 18 दिन, यानी 15 से 18 के बीच में क्या होगा, आपका जो मध्य चक्कर है, प्रजनन चक्कर है, वो क्या होगा, रिपीट होगा। आगे किसकी बात करते हैं, सुअर की बात करते हैं, किसकी, ऊंट की बात करते हैं और सुअर की बात करते हैं। ऊंट के अंदर कितना, 14 दिन पे रिपीट होगा। ऊंट के अंदर कितना, हर 14 डेज पे, यानी हर क्या, 14वें दिन पे क्या होगा, रिपीट होगा आपका कौन सा, मध्य चक्कर या प्रजनन चक्कर। यानी इस बार अगर आपका क्या रहा, गर्भधारण फेलियर रहा, विफल रहा, तो आप अगली बार क्या करा सकते हो, 14 दिन बाद फिर से गर्भधारण का ट्राई करवा सकते हो, गर्भधारण की कोशिश कर सकते हो। किसके अंदर आगे बचा आपका क्या, सुअर, और सुअर के अंदर कितना होगा, 21 दिन। बाकी ऊंट के अंदर कितना होगा, 14 दिन। सॉरी मैंने उल्टा बोला, क्या, ऊंट के अंदर कितना होगा, 14 दिन, और सुअर के अंदर कितना होगा, जितना गाय भैंस का होगा 21 दिन, उतना ही किसका होगा, आपके सुअर का होगा। किसका, सुअर का या पिग का होगा। आगे किसकी बात करते हैं, तापकाल की अवधि। तापकाल की अवधि मैंने बता दी, ये वो समय है, ये वो पीरियड है जिस समय जानवर में गर्भधारण की जो पॉसिबिलिटी या चांस, संभावना सबसे ज्यादा होती है। यानी इस समय जो आपका जानवर है वो गर्भधारण करने के लिए तैयार रहता है, मैथुन क्रिया के लिए तैयार रहता है, और गर्भधारण करने के चांस भी, संभावना भी सबसे ज्यादा होती है। तो सबसे पहले किसकी, गाय की बात करते हैं। गाय के अंदर कितना, 18 घंटे, यानी 18 हावर्स। यानी आपके गाय में क्या, जो मध्य चक्कर आया कब, 21वें दिन, जब आपका मध्य चक्कर स्टार्ट हुआ, यानी तब से लेके अगले 18 घंटे तक क्या, हीटिंग पीरियड रहेगा, तापकाल अवधि रहेगी। यानी इस पीरियड के दौरान अगर आप क्या, मैथुन क्रिया करवाते हो लोकल बुल के साथ, सांड के साथ, या अगर आप क्या, सीमन इंजेक्ट करवाते हो, क्या, सीमन इंजेक्ट करवाते हो, तो आपका जो गर्भधारण करने के जो चांस है वो सबसे ज्यादा होते हैं, सबसे अधिक होते हैं। तो गाय के अंदर कितने, 18 घंटे। गाय के अंदर जो तापकाल अवधि होगी कितने होगी, 18 घंटों की होगी, और भैंस के अंदर कितनी होगी, 24 घंटे की होगी। कितनी, 24 आवर्स टू 27, यानी 24 से 27 घंटे तक की अवधि होगी किसके अंदर, भैंस के अंदर। और मैं तो कहता हूं आपको मोस्टली कब ज्यादा मैथुन क्रिया करवानी चाहिए, या आपको मेटिंग करवानी चाहिए, या सीमेन इंजेक्ट करवाना चाहिए, तब आपका हीटिंग पीरियड खत्म होने पे हो। यानी 18 घंटे आपका हीटिंग पीरियड है, तो आपको क्या, 10 से 12 घंटा बीत जाने के बाद ही क्या, 10 से 12 घंटे बीत जाने के बाद आपको क्या कराना चाहिए, या तो मैथुन क्रिया करानी चाहिए लोकल बुल या सांड के साथ, या सीमन इंजेक्ट करवाना चाहिए आपका जो भी वेटरनरी डॉक्टर है या जो भी पशु चिकित्सक है। गाय में 18, भैंस में 24, और आपकी किसके अंदर, बकरी की बात करते हैं। बकरी के अंदर आपका कितना होगा, 2 से 3 दिन। यहां घंटे नहीं होगा जी भाई, यहां चेंज कर लीजिएगा, कितना होगा, 2 से 3 दिन बकरी के अंदर। किसके अंदर, बकरी के अंदर चेंज कर लीजिएगा, घंटे नहीं होगा, आपका क्या होगा, यहां दिनों की बात हो रही है। दिन कर लीजिएगा। भेड़ के अंदर भी क्या है, दिन कर लीजिएगा आप। ऊंट के अंदर भी क्या है, दिन कर लीजिएगा, और किसके अंदर, सुअर के अंदर भी दिन कर लीजिएगा। चलो आ जाइए एक बार दोबारा। अब किसकी बात करते हैं, बकरी की। और जो आपकी बकरी है, इस बकरी में जो तापकाल अवधि होगी वो कितने दिन की होगी, 2 से 3 दिन की। कितने दिन की, 2 से 3 दिन की। यानी जो मिनिमम तापकाल अवधि है वो 2 दिन, यानी 24 घंटे तो आपको कितना, यानी 48 घंटे तो आपको मिलने वाले ही है। यानी 48 घंटे तक तो आप क्या करवा सकते हो, आप जो भी है मेटिंग करवा सकते हो या सीमन इंजेक्ट करवा सकते हो। बाकी आपकी मैक्सिमम अवधि क्या, 3 दिन तक रहेगी। यानी 3 दिन तक भी क्या है, जो आपकी बकरी है वो तापकाल में रहती है, यानी हीटिंग पीरियड में रहती है। जो आपकी भेड़ है, भेड़ क्या, 1 से 3 दिन। जो भेड़ की तापकाल अवधि होगी वो कितनी होगी, 1 से 3 दिन होगी। और वहीं आपकी किसकी,
केमल की बात करें तो जो केमल की तापकाल अवधि है वो 3 से 5 दिन की होगी। क्या जो केमल की तापकाल अवधि या हीटिंग पीरियड होगा वो 3 से 5 दिन का होगा और प्रजनन चक्कर हर 14 दिन पे रिपीट होगा। किसके अंदर? आपके केमल के अंदर। सुअर के अंदर कितनी होगी? 1 से 5 दिन की। क्या सुअर के अंदर जो तापकाल अवधि होगी वो कितने होगी? 1 से 5 दिन की अवधि होगी। और जो प्रजनन चक्कर की पुनरावृत्ति होगी, जो रिपीटेशन होगा, वो कितने दिन पे होगा? 21 दिन पे होगा। आपको याद रहेगा और एक बार आप फटाफट लिख लीजिएगा। जिस किसी को इसको नोट डाउन करना है वो अपनी नोटबुक में लिख ले। बाकी इसके बाद हम आगे की बात करते हैं। फटाफट एक बार नोट डाउन कर लीजिए बच्चे। इसके बाद आगे की स्लाइड की बात करते हैं। देखो, आप निरंतर बने रहिए। जितने प्रयास हम कर सकते हैं उतने प्रयास हम आपके लिए करेंगे, और आप जितने प्रयास अपने लिए कर सकते हो आप उतने प्रयास कीजिए, क्योंकि सफलता के दौर में आपको भी शामिल होना है और हमको भी शामिल होना है। हम सबकी मंजिल एक है, क्या? सफलता। और सफलता पे टिके रहना ही हमारा क्या है? हमारा एम है, हमारा क्या है? उद्देश्य है। तो आप सारे लोग क्या है? निरंतर मेहनत कीजिएगा। निरंतर मेहनत करने वाले बच्चे कभी विफल नहीं होते। जो निरंतर मेहनत करेगा वो जरूर आगे जाएगा। चाहे आप एक बात मुझसे समझ लीजिएगा, कोई कमजोर दिमाग का बच्चा है और अगर वो भी रेगुलर निरंतर मेहनत करता है तो वो एक दिन जो टैलेंटेड बच्चा है, जो होशियार बच्चा है, उसको पीछे छोड़ देता है। यही सच्ची कहानी है। आप भी अपनी सच्ची कहानी के साथ रहिए और रेगुलर पढ़ाई कीजिए। चलो बात करते हैं अगली स्लाइड की। ये आपने इतना नोट डाउन कर लिया होगा, लिख लिया होगा। चलो नेक्स्ट स्लाइड की बात करते हैं। अगली स्लाइड हमारी क्या है? विभिन्न जानवरों में गुणसूत्रों की संख्या। कि जो आपके विभिन्न जानवरों की जो प्रजातियां हैं, विभिन्न जानवरों की जो स्पीसीज है, जो एनिमल स्पीसीज है, उनमें किसकी संख्या देखेंगे? क्रोमोजोम या गुणसूत्रों की संख्या देखेंगे। गुणसूत्र के बारे में कोई जानता है बच्चा कि गुणसूत्र क्या है? कि सर ये गुणसूत्र क्या आ गया? देखो बच्चे, गुणसूत्र क्या है? गुणसूत्र आपके कोशिका के केंद्रक में पाई जाने वाली एक संरचना है। क्या? कोशिका तो आप सभी लोग जानते हो, सेल तो सबको मालूम होगी, सबने पढ़ी है। विज्ञान में विज्ञान की शुरुआत ही किसके साथ है? कोशिका के साथ है। कोशिका आप सब लोग जानते हो। तो कोशिका के केंद्रक में एक संरचना पाई जाती है, क्या? आपकी गुणसूत्र, जो किससे बना होता है? डीएनए और प्रोटीन से बना होता है। किससे बना होता है? डीएनए और प्रोटीन से बना होता है। ऑर्गेनाइज होता है किसके अंदर? जीन के अंदर। किसके अंदर? जीन के अंदर ऑर्गेनाइज होता है। और यही क्या है? आपका रिस्पॉन्सिबल होता है कि आपकी जो आपकी आने वाली संतति कैसी होगी? मेल होगी या फीमेल होगी, यानी आपकी संतति क्या होगी? नर होगी या मादा होगी, या फिर आपकी संतति कैसी होगी? जैसे मानव में कितने गुणसूत्र संख्या होती है? 46। क्या? या तो आप किसकी बात कर लो? 23 जोड़ी की बात कर लो। क्या? 23 जोड़े की बात कर लो। या कितनी नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने होते हैं? 46। और अगर किसकी मैं जोड़ी की संख्या की बात करूं, किसकी मैं नंबर ऑफ क्रोमोसोम पेयर की बात करूं, तो कितना? 23। आप सभी को मालूम है जो मेल है ह्यूमंस के अंदर, मानव के अंदर जो मेल है, नर की बात करें तो इसके लिए जो जिम्मेदार क्रोमोसोम होता है कौन सा? वाई क्रोमोसोम। कौन सा? वाई क्रोमोसोम रिस्पॉन्सिबल होता है। तो आपको समझ आ गया होगा कि कोशिका के केंद्रक में पाई जाने वाली संरचना है जो डीएनए एवं प्रोटीन की बनी होती है, जो किसमें ऑर्गेनाइज होती है? जीन के अंदर। याद रहेगा बच्चे। अब आप नंबर्स की बात कर लीजिए। आपको ना तो जीन पूछा जाएगा, ना आपको गुणसूत्र पूछा जाएगा। आपसे पूछा जाएगा तो नंबर ऑफ गुणसूत्र यानी गुणसूत्रों की संख्या पूछी जाएगी। तो सबसे पहले किसकी? गाय की बात करते हैं। किसकी? केटल की बात करते हैं। और केटल के अंदर जो गुणसूत्रों की संख्या होगी वो कितनी होगी? 60 होगी। कितनी होगी? 60। गायें भी दो प्रकार की आपकी, एक तो कौन सी? इंडिजिनस यानी हमारी देसी गायें, और एक एक्जोटिक यानी विदेशी गाय। जो विदेशी गाय में क्रोमोसोम नंबर होंगे वो कितने? आपके 58 होंगे। और जो देसी गाय है,
देसी गाय में जो नंबर ऑफ क्रोमोजोम यानी जो गुणसूत्रों की संख्या होगी वो बच्चे कितनी होगी आपकी, वो 60 होगी यानी 60 होगी। याद रहेगा। याद रहेगा बच्चे सभी को। तो आपका क्या है, मोस्टली अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको आंसर क्या करना है, 60 करना है। अगर क्या, अगर आपको केटल में सीधा सा आंसर पूछा जाए कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम या गुणसूत्रों की संख्या कितनी होगी गाय में, तो कितनी होगी, 60 होगी। आपको जब तक स्पेसिफिकेशन या कोई क्या आपको कोई खास तरीके से नहीं पूछा जाए कि कौन सी एक्जोटिक यानी विदेशी गाय में या देसी गाय में, अगर आपको पूछा जाए कि गाय में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होगी, तो कितनी होगी बच्चे, 60 होगी यानी 60 होगी। कितनी होगी, 60 होगी। अगली किसकी, भैंस की बात करते हैं, किसकी, बफेलो। और दो प्रकार की भैंसें पाई जाती है। कितना, अगर विश्व में बात करूं, इस धरती की बात करूं, विश्व की बात करूं, तो विश्व में दो प्रकार की भैंसें पाई जाती है। एक कौन सी, एक आपकी जो दलदल में रहने वाली भैंसे और दूसरी पानी में रहने वाली भैंसे। यानी किसकी बात कर रहे हैं, पहली स्वाम्प बफेलो की बात करते हैं, किसकी, स्वाम्प बफेलो, और दूसरी वोटर बफेलो। यानी दलदल में रहने वाली भैंसे और कौन सी, पानी में रहने वाली भैंसे। जो पानी में रहने वाली आपकी भैंस है उसी को हम क्या, इंडियन भैंस यानी भारतीय भैंस या वोटर बफेलो के नाम से जानते हैं, या किसके, रिवर बफेलो के नाम से जानते हैं। किसके नाम से, रिवर बफेलो। रिवर बफेलो, इंडियन बफेलो, वोटर बफेलो, तीनों क्या है, एक ही बात है, याद रखना। जबकि जो दलदली बफेलो है वो अलग बात है। जो दलदली भैंसे है वो विदेशों में पाई जाती है, और जो हमारी कौन सी वोटर बफेलो है वो भारत में पाई जाने वाली जितनी भैंसे हैं वो सारे कौन सी नेचर की है, कौन सी प्रवृत्ति की है, वो आपके कौन सी, वोटर बफेलो या पानी वाली भैंसे है। जो स्वाम्प बफेलो है उसके अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम यानी गुणसूत्रों की जो संख्या होगी वो कितनी होगी, 48 होगी। कितनी, 48 होगी। और जो आपकी पानी वाली भैंसे हैं यानी कितनी होगी, उसके अंदर कितनी होगी, 50 होगी। यानी कितना, 25 पेयर ऑफ क्रोमोसोम। समझ आया कि आपकी दलदल वाली भैंसों में कितना, 48, और पानी वाली भैंसों में कितना होगा, 50 होगा। किसकी संख्या, गुणसूत्रों की संख्या। बाकी बकरी की बात करते हैं, जितना आपके गाय में गुणसूत्रों की संख्या होगी 60, उतनी ही आपकी बकरी के अंदर होगी। कितनी, 60। तो बकरी के अंदर गुणसूत्रों की संख्या कितनी होगी बच्चे, 60 गुणसूत्र। जो आपकी बकरी है इसमें गुणसूत्रों की संख्या कितनी होगी, 60 होगी बच्चे। कितनी होगी, 60 होगी। बाकी भेड़ की बात करें यानी सीप की बात करें, तो सीप के अंदर जो गुणसूत्रों की संख्या होगी वो कितनी होगी, वो आपके 54 यानी 54 होगी। कितनी, 54 होगी। कितनी, 54 की बात करते हैं किसके अंदर, भेड़ के अंदर। तो भेड़ के अंदर, सीप के अंदर याद रखना कि जो कितना गुणसूत्रों की संख्या होगी वो कितनी होगी, 54 होगी बच्चे, 54 होगी। ऊंट या केमल, जो ऊंट या कैमल के अंदर जो गुणसूत्रों की संख्या होगी वो कितनी होगी, 74 या 76 होगी। कितनी, 74 या 76 होगी। वही हॉर्स के अंदर, किसकी बात कर रहा हूं मैं, घोड़े की बात कर रहा हूं, हॉर्स की बात कर रहा हूं। हॉर्स के अंदर आपके गुणसूत्रों की जो संख्या है वो कितनी होगी, 64 होगी बच्चे। कितनी, 64 होगी। घोड़े के अंदर गुणसूत्रों की संख्या कितनी होगी, 64 होगी। याद रहेगा। केमल के अंदर, ऊंट के अंदर कितनी, 76। घोड़े के अंदर कितनी, 64 होगी। और सुअर के अंदर कितनी होगी, 38 होगी बच्चे। जो आपका सुअर है, स्वाइन या पिग की बात करें तो इनमें जो गुणसूत्रों की संख्या होगी वो कितनी होगी आपकी, 38 होगी। कितनी, 38। और मुर्गी में जो गुणसूत्रों की संख्या होगी वो कितनी होगी, 78 होगी। कितनी, 78। तो आपको कैसे याद रखना है, मुर्गी, मुर्गी के अंदर 38, सुअर, मुर्गी नहीं, मुर्गी, मुर्गी के अंदर कितनी, 78, और सुअर के अंदर कितनी, 40 कम कर दो, 38। ठीक है। दूसरा ऊंट, ऊंट के अंदर कितनी, 76, 10 कम कर दो, 64 किसके अंदर, घोड़े के अंदर। बकरी और गाय को एक साथ ले लीजिएगा, बकरी और गाय में कितनी, 60 होगी। और बकरी से 6 कम किसके अंदर, भेड़ के अंदर कितनी होगी, 54 होगी। और बफेलो में क्या, जो रिवर बफेलो में 50, और इससे 2 कम कौन सी में, दलदली भैंसों के अंदर, यानी 48 और 50। आप तो याद रखना, दलदल पानी, दलदल पानी, 48 50 याद रहेगा बच्चे। फटाफट एक बार लिख लीजिए, जिस किसी बच्चे को समझ आ गया होगा
वो फटाफट लिख लीजिए। और जो नंबर्स ऑफ क्रोमोसोम है, जो गुण सूत्रों की संख्या है, उसको दिमाग में बिठा लीजिए बच्चे। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपसे पूछा जाएगा कि जो जानवरों के अंदर है, कि जो गाय है, गाय के अंदर गुणसूत्रों की संख्या पाई जाती है। 4 ऑप्शन आपको दिए जाएंगे, 60, 48, 54, 74। अब अगर आपको मालूम होगा तो आप 60 आंसर लगा दोगे, नहीं मालूम होगा तो सोचने पे मजबूर हो जाओगे कि 60 लगाऊं, कि 76 लगाऊं, कि 48 लगाऊं, कि 54 लगाऊं। तो फिर आप कहीं ना कहीं तुक्का मारना स्टार्ट करोगे, तुक्का मारोगे कि ये मारूं वो मारूं, और कहीं ना कहीं मार के आ जाओगे, और वो आपका गलत होगा। जो 4 नंबर मिलने वाले थे वो तो जाएंगे ही जाएंगे, और दूसरा 1 नंबर और लेके जाएगा, यानी जो नेगेटिव मार्किंग है उसका 1 नंबर और जाएगा। टोटल नुकसान हमें कितने नंबर का? 5 नंबर का होगा बच्चे। कितने नंबर का? 5 नंबर का। चलो अगली स्लाइड पे चलते हैं। अगली स्लाइड, पशुओं की नस्लें, ब्रीड्स ऑफ एनिमल। पशुओं की नस्लों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो पशुओं की नस्लों के बारे में अध्ययन करने से पहले क्या जानना जरूरी है कि नस्ल का मतलब क्या है और प्रजाति का मतलब क्या है। बार बार आप पढ़ते हो क्या? स्पीसीज और ब्रीड्स, यानी प्रजाति और नस्ल। तो प्रजाति तो क्या है और नस्ल क्या है, कोई मुझे बता सकता है? देखो, सबसे पहले हमने किसकी बात की? गाय की बात की, भैंस की बात की, बकरी, घोड़े, खच्चर की बात की। इसके बाद हम क्या बात करेंगे? गाय के अंदर ही हम साहिवाल की बात करेंगे, नागौरी की बात करेंगे, हम मालवी की बात करेंगे, मेवाती की बात करेंगे। वो सब क्या है? गाय है, पर उनमें भी हमने उनको भी अलग अलग क्या कर दिया? सेपरेट कर दिया, हमने उनको भी अलग अलग बांट दिया। तो इन दोनों में क्या फर्क है, प्रजाति और नस्ल में? सबसे पहले मेरे से प्रजाति समझिए आप। जानवरों का एक समूह है जिसमें कुछ सामान्य विशेषताएं होती है जो एक प्रजाति के जानवरों को अन्य समूह से अलग करती है। क्या पढ़ा हमने कि आपके जो जानवरों का ग्रुप होगा, उस जानवरों के ग्रुप के अंदर कुछ ऐसी विशेषताएं होंगी जो 2 जानवरों को क्या करेगी? अलग करेगी। तो यानी मैं क्या कह सकता हूं, जो 2 जानवरों में जो भिन्न विशेषताएं हैं, मतलब वो अलग अलग प्रजाति के हैं। क्या है? अलग अलग प्रजाति के हैं। जैसे मैंने किसकी बात कर ली? मैंने गाय और बकरी की बात कर ली, गाय और भैंस की बात कर लो। अब गाय और बकरी में क्या है? गाय क्या है? शरीर के अंदर भारी है। क्या है? गाय शरीर के अंदर भारी है। गाय का रंग क्या है? सफेद है। गाय पे क्या हंप निकलता है? क्या कुबड़ निकलता है। बकरी के तो कुबड़ नहीं निकलता है, बकरी तो छोटी है। तो दोनों में क्या है? ऐसी विशेषताएं हैं, अलग अलग विशेषताएं हैं। जैसे गाय के अंदर कितने थन होंगे? 4 थन होंगे, और बकरी के अंदर कितने? 2 थन होंगे। ये ऐसी विशेषताएं क्या है? ऐसे कैरेक्टर है, ऐसी विशेषताएं हैं जो दोनों को बिल्कुल ही अलग कर दे रहे हैं। तो ये क्या है? ये प्रजाति है। यानी गाय क्या है? प्रजाति है। बकरी क्या है? प्रजाति है। बफेलो क्या है? प्रजाति है। यानी कुछ ऐसी सामान्य विशेषताएं होते हैं जिनके तौर पे हम इनको अलग कर सकते हैं। वो क्या कहलाती है? आपकी प्रजाति कहलाती है। अब किसकी बात करें? ब्रीड्स या नस्ल की बात करें। जब आपके जानवरों में क्या हो? जब कुछ सामान्य क्या हो? कुछ सामान्य फीचर हो, यानी कुछ सामान्य विशेषताएं हो, रंग रूप एक जैसा हो, किसी के साइज एक जैसी हो, शेप एक जैसी हो, तब हम उसको किसके अंदर? हम नस्ल के अंदर कंसीडर करते हैं। जैसे गाय की नस्लें, साहिवाल की बात करो, नागौरी की बात करो। नागौरी में 4 थन, साहिवाल में 4 थन। दोनों गाय क्या है? लगभग एक वेट जैसी है। हम्प होगा, कुबड़ होगी। ये सारी विशेषताएं क्या है? ये हमें क्या है? जब एक जैसी विशेषताएं होती है तो हम उसको किसमें कंसीडर करते हैं? नस्ल के अंदर। और जब अलग अलग विशेषताएं होती है तो किसको? किसके अंदर? प्रजाति के अंदर। वंश से संबंधित और सामान्य रूप, विशेषताएं, आकार, विन्यास आदि जैसे अधिकांश लक्षणों में समान जानवरों के समूह को नस्ल कहा जाता है। जब ये सारे संबंध, जब ये सारे लक्षण एक जैसे हो किसी जानवर में, तो वो क्या है? एक नस्ल के जानवर है। यानी किसके? यानी एक प्रजाति के जानवर है, पर अलग अलग नस्लों के जानवर है। क्या ये सारे क्या है? एक प्रजाति, यानी गाय है सारी, पर इसमें भी क्या है? अब इनमें कुछ अलग अलग, थोड़ा रंग में रंग रूप अलग दिखाई देगा, थोड़ा दूध कम ज्यादा दिखाई देगा। ऐसे में हम इनको कभी अलग अलग जब डिवाइड करेंगे तब क्या आएंगी निकल के? नस्लें। तो जो आपकी नस्लें है वो किसका पार्ट है? वो आपके प्रजाति का भाग है। किसका भाग है? प्रजाति का ही भाग है। कौन? आपकी नस्लें। ऐसी सामान्य विशेषताओं वाले समूह को नस्ल कहा जाता है। अगर मैं अब आपको कह दूं कि आप नस्ल के बीच में मैथुन क्रिया कराओ, तो क्या वो उर्वर होगी, उपजाऊ होगी,
कोई ना कोई जो कोई ना कोई अगर कोई ना कोई बच्चे को जन्म देगी या कोई ना कोई जो संतति है उसको प्रोड्यूस करेगी। बिल्कुल सही बात। अगर आप क्या क्या विथ इन द नस्ल, जो आपकी विथ इन द ब्रीड है, कि जब आपके नस्ल के अंदर ही आप क्या मैथुन क्रिया करवाते हो, जैसे आप साहीवाल की क्रिया किसके साथ, नागौरी बुल के साथ करवा देते हो, तो सीधी सी बात है कोई ना कोई संतति पैदा होगी, कोई ना कोई बच्चा जरूर पैदा होगा। बट अगर आप क्या जो प्रजाति के भीतर अगर आपके क्या आप प्रजातियों के बीच अगर आप मैथुन क्रिया करवा देते हो तो उसका कोई मतलब नहीं है, अनउपजाऊ है, कोई जानवर पैदा नहीं होगा, कोई बच्चा पैदा नहीं होगा। इससे क्या हमारा क्या मतलब है कि अगर आपने गाय की मैथुन क्रिया भैंस के साथ करवा दी तो उसका कोई मतलब है जी, कोई मतलब नहीं है। अगर आपकी भैंस है और आपने गाय के बुल के साथ मैथुन क्रिया करवा दी, कोई बच्चा जन्म नहीं देगा, किसी प्रकार की कोई एक्टिविटी नहीं है, कोई बच्चा जन्म नहीं देगा। इस केस में क्या आगे आपकी अनउर्वर होगी या अनउपजाऊ होगी, यानी अनफर्टाइल होगी, इनफर्टाइल होगी, कोई भी बच्चा कोई भी संतति पैदा नहीं होगी। जबकि आप नस्लों के बीच में अगर क्या करवाते हो, प्रजनन करवाते हो, मैथुन क्रिया करवाते हो, तो अवश्य संतति पैदा होगी, अवश्य कोई बच्चा पैदा होगा, कोई नर पैदा होगा या कोई मादा पैदा होगी। तो याद रखना हमेशा कि नस्लों के अंदर प्रजनन करवाने से क्या होता है, फर्टाइल होता है, और स्पीसीज या प्रजाति के अंदर प्रजनन करवाने से क्या होता है, इनफर्टाइल होता है। ये आपको याद रहेगा बच्चे। अब किसी को कोई नस्ल या प्रजाति में कोई दिक्कत है, ऐसा कोई बच्चा जिसको नस्ल या प्रजाति में कोई कंफ्यूजन है कि सर मेरे तो समझ नहीं आया नस्ल का मामला तो क्या है और प्रजाति का मामला क्या है। देखो, प्रजाति में कुछ ऐसे कैरेक्टर देखते हैं जिनके तौर पे हम क्या कर सकते हैं, दो जानवरों को अलग कर सकते हैं। जबकि ब्रीड के नस्ल के अंदर क्या देखते हैं, ऐसे सामान्य कैरेक्टर या सामान्य विशेषताएं देखते हैं जिनके जरिए हम जानवरों को एक स्पीसीज के अंदर, एक प्रजाति के अंदर कंसिडर करते हैं। यानी उस प्रजाति के क्या, जब एक प्रजाति के जानवर क्या विन्यास में एक जैसे होते हैं और किसके अंदर आपके आकार के अंदर, विशेषताओं के अंदर एक जैसे होते हैं, तो वो क्या एक स्पीसीज के जानवर होते हैं। जब आपके जानवर क्या विन्यास में अलग हो, साइज में अलग हो, शेप में अलग हो, जिनकी बनावट अलग हो, वो क्या है, वो अलग अलग प्रजातियां हैं। क्या है, अलग अलग प्रजातियां हैं। याद रहेगा बच्चे, फटाफट लिख लीजिए एक बार, फटाफट लिख लीजिए एक बार। इसके बाद अगली बात करते हैं, फटाफट लिखते जाइए बच्चे, अगली स्लाइड की बात कर लेते हैं। चलो अगली स्लाइड, अगली स्लाइड कौन सी है, भारत में पशुधन की विभिन्न प्रजातियों की पंजीकृत नस्लों की कुल संख्या। यानी क्या कि भारत जो हमारा देश है, हमारी जो कंट्री है, उसमें जितने पशुधन है, भैंस है, गाय है, घोड़ा है, बकरी है, ऊंट है, सुअर है, इन सब की कितनी नस्लें पंजीकृत है भारत में, यानी कितनी नस्लों के हमारे पास क्या जो ऑफिशियल डेटा है वो हमारे पास मौजूद है, जो आंकड़े हैं वो हमारे पास मौजूद है, और हमने उनको मान लिया कि ये कहीं ना कहीं अलग विशेषताएं रखती है, अलग कैरेक्टर रखती है। ये जो गाय है इसकी अलग नस्ल है और ये हमारे लिए उपयोगी है, उन सब की बात करेंगे। अगर आपके कोई गाय की ऐसी नस्ल है जो गाय की विभिन्न नस्लों में क्या अलग पहचान रखती है, क्या गाय की विभिन्न नस्लों में अलग पहचान रखती है, जिसका दूध प्रोडक्शन ज्यादा है या कम है या कुछ अलग विशेषताएं हैं, तो हमने उसको कुछ अलग नस्ल के तौर पे मान लिया और हमने उसको आंकड़ों के अंदर क्या कर लिया, हमने उसको शामिल कर लिया। हम उन्हीं की बात करेंगे, पंजीकृत नस्लों की बात करेंगे। तो इंडिया में भारत के अंदर जो पशुधन है उनके विभिन्न प्रजातियों की पंजीकृत नस्लें, विभिन्न प्रजातियों की बात हो गई, गाय, भैंस, बकरी, उन सब की जो प्रजातियां, जो नस्लें हैं, उनके बारे में बात करेंगे कि गाय की तो ऐसी कितनी नस्लें हैं जो पंजीकृत है, जो आंकड़ों में शामिल है, भैंस की ऐसी कितनी नस्लें हैं जो पंजीकृत है और हमारे जो गवर्नमेंट या सरकार के आंकड़े हैं उनमें शामिल है, बकरी की ऐसी कितनी नस्लें हैं जिनको हमने आंकड़ों में शामिल कर रखा है, उस पर एक बार नजर डाल लेते हैं, चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले किसकी बात करते हैं, मवेशी या किसकी बात करते हैं, गाय की बात करते हैं बच्चे, किसकी, मवेशी या गाय की बात करते हैं। और जो आपका मवेशी और जो गाय है उसकी कितनी नस्लें, 53 या कितनी, 53, कितनी, 53 या 53 नस्लें पंजीकृत है किसकी, गाय की। और गाय की इन पंजीकृत नस्लों में कौन सी नस्लें, नागौरी, साहिवाल, अमृत महल, आपकी मालवी, मेवाती, जर्सी इंडिया में, होलिस्टन फ्रीजियन, ब्राउन स्विस, करन फ्रीज, ये सारी गायें क्या उत्तराखंड की बद्री, ये सारी गायें किसके अंदर आती है, कांग्याम, ये सब गायें किसके अंदर आती है आपकी
पंजीकृत गायों के अंदर आती है और कितनी है 53 नस्लें ऐसी है गाय की जो पंजीकृत है। भैंस, भैंस की कितनी कितनी नस्लें पंजीकृत है 20। अगर मैं बात करूं किसकी, बफेलो की बात करूं, भैंस की बात करूं, तो भारत में कितनी 20 नस्लें ऐसी है जो पंजीकृत है। मुर्रा, जाफराबादी, बदावरी, मैसाना, नीली रावी, टोडा, ये सब भैंसे क्या है, ये पंजीकृत भैंसे हैं, ये आंकड़ों में शामिल भैंसे हैं। बकरी, बकरी में कितनी 39 नस्लें, बकरी की बच्चे कितने 39 या 39 नस्लें क्या है पंजीकृत है। जमुनापारी, बारबरी, सानेन, टोगनबर्ग, बिट्टल, ब्लैक बंगाल, ये सारी किसके अंदर है, ये आपकी पंजीकृत नस्लों के अंदर आती है। बाकी भेड़ की कितनी आपकी 45, जो सीप है या भेड़ है इसकी कितनी 45 नस्लें क्या है पंजीकृत है, कितनी 45 नस्लें। गद्दी, रामपुर बुसायर, बाखरवाल, गुरेज, किसकी बात करी, गुरेज की बात करी, आपकी चोखला, मालपुरा, अभिकालीन, अभिवस्तर, ये सारी क्या है मेरिनो, रेम्बुलेट, ये सारी भेड़ें किसके अंदर आती है, ये पंजीकृत नस्लों के अंदर आती है। बच्चे किसके अंदर पंजीकृत, तो आपकी कितनी भेड़ की 45 नस्लें क्या है पंजीकृत है। ऊंट की कितनी 9 नस्लें, ऊंट की आपकी 9 ऐसी नस्लें हैं जो पंजीकृत है, जो आंकड़ों में शामिल है, यानी मारवाड़ी, मेवाती, जैसलमेरी, बीकानेरी, ये सारी किसमें पंजीकृत है, ये आपकी आंकड़ों में शामिल नस्लें हैं किसकी, ऊंट की। सुवर, सुवर की बच्चे कितनी 14 नस्लें, जो आपका सुवर है इसकी 14 नस्लें किसके अंदर आंकड़ों के अंदर पंजीकृत है। और आपकी जो मुर्गी है, मुर्गी की कितने 20 नस्लें क्या आंकड़ों के अंदर पंजीकृत है। बच्चे कितनी 20 नस्लें मुर्गी की पंजीकृत नस्लें है। व्हाइट लेगहॉर्न, रोड आइलैंड रेड, गग्गस, चटक, असील, ये सारी किसके अंदर आती है, ये आपकी पोल्ट्री की नस्लों के अंदर आती है। यानी 19 नस्लें, जो 20 नस्लें हैं वो किसके अंदर पंजीकृत है, आपकी मुर्गी के अंदर। तो हमने पंजीकृत नस्लें पढ़ ली, गाय 53, भैंस 20, बकरी 39, भेड़ 45, ऊंट 9, सुअर 14 और मुर्गी 20। ये सारी नस्लें किसके अंदर पंजीकृत है आपकी, ये सारी सरकारी आंकड़ों में शामिल नस्लें हैं। बच्चे याद कर लेना। बाकी आज का लेक्चर इतना ही, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। सारे बच्चे शिद्दत से, दिल से, रुचि के साथ इसको पढ़ के आएंगे। इसके बाद हम तीसरा लेक्चर स्टार्ट करेंगे। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। आप जो लेक्चर है इसको शेयर कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, जितने भी आपके एग्रीकल्चर के सर्कल के बच्चे हैं उन सब में इसको शेयर कर दीजिएगा। बच्चे बड़ा इंपॉर्टेंट लेक्चर है सबके लिए, क्या एक ज्ञान प्राप्ति वाला लेक्चर है, तो आप सारे शेयर कर दीजिएगा। बाकी थैंक यू आप सभी को।